अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास और चैनल है NTV। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। मैंने पूरा 1 साल इस इंटरव्यू का वेट किया है। जब भी रिक्वेस्ट करते थे तो पता चलता था कि वो कुछ वजूहात की वजह से या टाइम मैच नहीं कर पा रहा होता था, तो हम ये कर नहीं पाए। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, मैं उनकी क्या तारीफ करूं कि मुझे ये लगता है कि अगर सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसी के पास होती है पाकिस्तान फोर्सेस के हवाले से जो पिछले साल जंग हुई, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खालिद चिश्ती साहब के पास मौजूद होती है। खालिद साहब वो बंदे थे कि जब ये जंग हो रही थी तो उस वक्त कंट्रोल रूम से इन्हें हर चीज़ बताई जा रही थी। तो एक एक चीज़ के ये शाहिद हैं, हर चीज़ इन्हें मालूम है और ये भी मालूम है कि पाकिस्तान अब क्या कर रहा है और आगे क्या हो सकता है। और ये ज़रूर है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हर सवाल का जवाब दें, लेकिन ये मजबूरी बिल्कुल नहीं है। जहां तक उन्हें लगे कि जवाब देना है वहां दें। जहां लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट है वो नहीं बताना चाहते, तो उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम खालिद सर आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, और आपकी मोहब्बत का भी और आपकी पेशेंस का भी। जो आपने 1 साल कहा कि इत्तेफाक से मैं लाहौर में हूँ, आप इस्लामाबाद में हैं, तो हमारी एक जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो गया। फिर जी हमारी जी जी। कनेक्टिविटी समहाउ नहीं बन सकी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इट्स नहीं ऑलवेज नहीं नहीं, गुड टू कोई बात। बी बैक एंड कनेक्टिंग विद यू। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री रियलिटी बेस्ड होती हैं। जब ये पाक भारत जंग हुई 25 मई को, तो उससे पहले भी कुछ अर्सा पहले आपने जो J-10Cs थे इसके मुतल्लिक भी मुझे मैंने देखा था कि आप बता रहे हैं कि कंप्लीट आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वहां पे, और इन पायलट्स के साथ आपने टाइम भी गुजारा था। अभी आपकी एक और डॉक्यूमेंट्री आ रही है, आई है 8.0, और मैं अभी तक वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देख नहीं पाया हूं। लेकिन जो अभी तक मैंने जितना देखा है, मुझे ये पता चला है कि उसमें ऐसा ऐसा कुछ मौजूद है जो आम आदमी को नहीं पता। और पिछले 1 साल में इस जंग के बाद खसूसी जितनी भी चीजें थी जो लोगों तक पहुंचाई गई, उनसे हट के भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्लासिफाइड थी, लेकिन अब शायद उसे डिक्लासिफाई कर दिया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी इस डॉक्यूमेंट्री में क्या ऐसा एक्सक्लूसिव है जो अभी तक हमें नहीं मालूम। जी, वंस अगेन बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने ये मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ कॉज, नेशनल कॉज ही कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑलमोस्ट 34-35 साल सर्व किया, मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और मैं आज से नहीं कर रहा, 2019 से मैं एक डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ अपने शौक में। वेटरन्स की बनाता हूँ। जंग तो उस वक्त दूर दराज नहीं थी। मुख्तलिफ वॉर वेटरन्स, ऐसे ऐसे हीरो पाक फ़िज़ाइया के ख़ास तौर पर, उनको मैं कोशिश की कैमरे पे ला सकूं, जिन्होंने 1971 में दो दो जहाज हिंदुस्तान के मारे हैं। आज तक कैमरा के सामने उनकी शायद तस्वीर भी नहीं आई होगी। तो मेरे लिए ये हम्म। ऑनर है, और मैं एज अ पार्ट ऑफ माई पैशन एंड लव फॉर पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में करता आया हूँ। मेरे लिए एक और ऑनर ये था, जिसकी वजह से आपने ये इंट्रोडक्शन में कहा है कि मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था, तो मेरे लिए ऑनर था कि जब उस रात को शूटिंग हुई है, तो मेरे लिए प्राइड था कि मेरे डायरेक्ट ऑपरेशन रूम से मेरी बात भी हुई और मुझे शेयर किया गया टॉप लीडरशिप की तरफ से कि ये हमने जहाज़ों का हिंदुस्तान का नुकसान किया है, और मुझे इजाज़त भी दी गई कि मैं मीडिया पर जाके ये शेयर कर सकूं। तो उस वक्त लाइव जो ब्रेक न्यूज़ की थी, एक मेरे थ्रू ही हुई थी। मैं अल्लाह का ताला का शुक्रगुजार हूँ, और पाक फ़िज़ाइया का भी, जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया। सिर्फ यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब 10 तारीख को सारी टनेज का हुआ, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया, जो 10 मई को हमने हिंदुस्तान पर लास्ट ईयर बमबारी की थी, दोबारा मैंने पाक फ़िज़ाइया से वेरीफाई किया डाटा, जितनी मुझे सॉर्टीज पता लगी, क्योंकि मैं राब्ते में था, मेरा विजिट भी हुआ इस्लामाबाद ऑपरेशन रूम का। तो फिर उस डाटा की नजर रोशनी में मैंने जब कैलकुलेट करके तो पाक फ़िज़ाइया से वेरीफाई भी किया था, जो मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि जो 10 तारीख को हमने टनेज गिराई थी हिंदुस्तान पर 4.5 घंटों में, वो 1965 की 17 दिनों की जंग से ज्यादा टनेज थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से सीज फायर हुआ हम्म था। और पहले मुझे डाउट हम्म। था कि ये मेरा डाटा ठीक भी है कि नहीं है, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने मुझे फिर वेरीफाई किया था कि आपका डाटा ठीक है। मुझे इजाजत मिली थी मैं शेयर कर लूं। तो ये एक कंटिन्यू है, और उसी डिस्ट्रक्शन के कॉज है जो 34 जगह हमने हमला किया। पाक फ़िज़ाइया ने कामयाबी से 16 तकरीबन फ्रंट के एयर बेसिस को पिछली दफा नॉकआउट किया। तो उसकी वजह से ये सीज फायर हुआ था। मैं आज भी कायम हूं उस पर, और वक्त आएगा तो पता लग जाएगा लोगों को भी कि इंडिया ने पहले सीज फायर की दरख्वास्त की थी। अब हम्म। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पूरा जो 1 साल जिसका आपने जिक्र किया, तो मेरे लिए एक और ऑनर की बात है कि पहले भी मैं पायलट्स को मिला था। उसके बाद भी मैं मुझे खुसूसी परमिशन दी गई थी कि मैं उन्हीं ऑपरेशंस रूम में जाकर एविडेंसेस हम्म। देख सकूं। और बीइंग अ फॉर्मर फाइटर पायलट, मेरे लिए थोड़ी आसानी भी हुई बातें समझना, उनकी जो वीडियो फुटेज थी उनको रिलेट करना, रेडार पिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक की जो पिक्चर्स थी उनको रिलेट करके जब मैंने देखा, तो पाक फिजाइया का भी ये मानना था, और जाहिर है मुझे भी नजर आया सबूत, कि हमने 8 जहाज तबाह किए हैं, बल्कि 6 नहीं थे। हम्म। तो मैं पूरा एक सही। साल बड़ी हम्बली सबमिट करता रहा पाक फिजाइया से कि आपको इसको रिविजिट फिगर को करना चाहिए। दैट मीन्स अगर 80 है,
तो आप 80 कहें, आपने तो 60 पे छोड़ दिया हुआ है। तो मुझे कहा गया टॉप लीडरशिप की तरफ से कि नहीं सर, हम मूव ऑन कर चुके हैं, हम जिसको कहते हैं ना, जिसको सबूत वर्सेस सबूत या फैक्ट वर्सेस फुटेज वर्सेस फुटेज का कोई मुकाबले में या रेस में पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन मेरी हम्बल दरख्वास्त ये थी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें 60 को इसलिए विजिट करना चाहिए कि ये आने वाली नस्लों का कर्ज है। ये उन पाक फिजाइया के फाइटर पायलट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एयरमैन है, डिफेंस कंट्रोलर है, उनको पता होना चाहिए कि ये 60 नहीं 80 था। तो मेरे लिए एक और सही। एजाज उस वक्त हुआ जब मैंने 6 मई इस एग्जैक्ट एक साल बाद जब वीडियो अपलोड की, पूरे एक साल की रिसर्च के बाद जो मैं अपने चैनल खालिद चिश्ती पर ही अपलोड की थी, ऑलमोस्ट 80 मिनट्स की है वो। मैंने सारा डाटा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे इजाजत दी, जितने की दी गई थी, मैंने उसको कंपाइल किया और मैंने उसमें ये लिखा था दी 80 रियलिटी, जिस वीडियो को आप कह रहे हैं, तो उसका नाम ही 80 रियलिटी था। और मेरे लिए और ज्यादा खुशी भी हुई और इत्मीनान भी हुआ, मुझे प्राउड फील हुआ कि राइट नेक्स्ट डे 7 मई को एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने आकर ये कहा कि अब पीएफ नाउ स्टैंड्स 80। तो एक मेरी बात वैलिडेट हुई, वही जो एक साल से मेरी हम्बल दरखास्त थी, और मेरे जैसे एक अदना बंदे की एक कंट्रीब्यूशन कंफर्म हुई क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मेरे जैसे 100 लोग भी आप एग्री करेंगे फारूक साहब के वीडियो बना लें, वो क्रेडिबल नहीं हो सकती जब तक पाक फिजाइया खुद उसको इंडोर्स ना करे। तो इट वाज जी बिल्कुल। ऑलमोस्ट लेस देन 24 आवर्स जब पाक फिजाइया ने मेरी उस हम्बल कंट्रीब्यूशन को एंडोर्स किया। एक एलिमेंट ऑफ प्राइड था। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कही हैं कि हमने कैसे लेडर ऑफ एस्केलेशन को कंट्रोल किया, किस तरह हमने इंडिया को ए डोमिनेंस पे मजबूर किया जो पाक फिजाइया के हक में थी, किस तरह हमने लेडर ऑफ एस्केलेशन को तहम्मुल और लीडरशिप ने कर्टेल किया कि दुनिया ऑल आउट जंग की तरफ हमें ना जाते हुए देखे। तो ये बहुत सारी बातें उसके अंदर हैं। आने वाले सवालों में जो मैं कोशिश करूंगा अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमने इंडिया का जो है, हमने कहा कि 80 हमने फाइट की है। अब इसके अंदर 34 आपने जगह बताई है, जगह ऐसी हैं कि जहां पाकिस्तान ने हमला किया और 16 जो है एयर बेसेस हिट हुए। इंडिया नहीं मानता, वो कहते हैं जी कि इमेज दिखाओ तो हम मानेंगे। ये क्या इशू है? पाकिस्तान उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा? हम कभी इस पॉलिसी में ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुए? क्या आपको वजह नजर आती है? इसका जवाब मैंने उसमें दिया जी, उस वीडियो में दिया है। और मैंने यही कहा हम्म। है कि जब मैंने पीएफ से रिक्वेस्ट की कि आप इमेज या फुटेज रिलीज नहीं कर रहे, अगर मैं देख सकता हूं और अब ये क्लासिफाइड अगर नहीं है तो ओपन कर देना चाहिए। तो पाक फिजाई ने मुझे यही कहा था कि ये एज पर द पॉलिसी हम इसको नहीं कर रहे। और पाक फिजाइया वैसे भी बड़ी ग्रेसफुल मूव करना चाहती है। आप जरा विजुलाइज करें कि उस रात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब ग्रेसफुल किसको मैं कह रहा हूं। उस रात को जब मुझे लीडरशिप से पता लगा कि हमने 6 जहाज तबाह किए हैं, तो मुझे क्लियरेंस दी गई 5 जहाज आप मीडिया को बता दें। तो हम्म। मैंने उनसे कहा कि अभी तो आपने 6 कहे हैं, लेकिन 5 क्यों कह रहे हैं मुझे, कि एक क्यों माइनस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा हम्म। क्राइटेरिया बड़ा सख्त है जब हम क्लेम करेंगे। एक हमारी वीडियो फुटेज है जो कॉकपिट के अंदर पायलट किया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, रेडार पिक्चर है, और थर्ड फोर्थ ये है रैकेज, हमें मलबा मिलना चाहिए उसका इंडिया के अंदर। वो वेरीफाई छठे जहाज का नहीं हो रहा, इसलिए हम छठा जहाज अभी क्लेम नहीं करेंगे। तो ये हमारा ग्रेस था, यानी एक ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक था कि हम इररिस्पॉन्सिबिलिटी से सिर्फ क्लेम करके बाद में विड्रॉ नहीं करना चाहते थे। तो मैंने 5 क्लेम बताया और दुआ की कि छठा भी आएगा, वो छठा आ गया। तो ये एक एलिमेंट। जब मैंने अभी पूरे साल के दौरान पाक फिजाइया से कहा और लीडरशिप से कहा कि आप फुटेज रिलीज करें, तो उन्होंने कहा कि हम ये क्लेम वर्सेस काउंटर क्लेम, इमेज वर्सेस इमेज और पिक्चर वर्सेस पिक्चर का मुकाबला नहीं करना चाहते। इंडियन एयरफोर्स को खुद पता है वो हमारी फुटेज माने या ना माने। आज तक मैं अपनी तरफ से आपको ऐड कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, कि इंडियन एयरफोर्स ने ये एक जहाज का भी नहीं माना। तो कम से कम एक हम्म। जहाज का तो मान लेते जो चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा था कि जहाज हमारे गिरे हैं। वो गिरने की हम्म। फिगर इंडियन एयरफोर्स ने आज तक नहीं बताई। अगर हम 8 कह रहे हैं तो वो एक कह दें, वो नहीं कहेंगे हम्म। क्योंकि उनका ज्यादा नुकसान हुआ है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप 11 पे ले गए वो वैसे नहीं ले गए, लेकिन पीएफ जैसे मैंने अर्ज अच्छा। किया कि एज पॉलिसी मैटर उससे आगे फुटेज और इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। ये उनका अपना हम्म। पॉलिसी है। लेकिन ये मैंने उस फुटेज में भी अपने वीडियो में भी कहा है कि एज एंड व्हेन कभी जिंदगी में हमारी मोहलत हुई और पीएफ ने फुटेज रिलीज कर दी, हर पाकिस्तानी हम्म। का फखर से सर बुलंद होगा कि पाक फिजाइया ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई थी। मैंने उसमें भी अर्ज किया। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक चीज खालिद चिश्ती साहब ये बताइएगा कि नंबर 80 ही है या इससे ज्यादा भी हो सकता 80 से ज्यादा हो सकता है। पीएफ ऑफिशियल तो 80 ही मेंटेन कर रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ जो डैमेज उनके हुए हैं वो है? पॉसिबिलिटी ये है कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। वो हुए हैं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की वजह से। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज हम्म। ये होता है कि एक दो डायरेक्ट वेपन डायरेक्ट जाकर हिट करता है, मिसाइल जो जाकर जहाज को लगता है।
कुछ सूरतों में ऐसा होता है कि अगर जहाज क्योंकि मनूवर कर रहे होते हैं, ये कोई कैरम बोर्ड या बिलियर्ड की तरह एक जगह स्टेशनरी नहीं होता जब आप हिट करते हैं, क्योंकि 85 जहाज मूव कर रहे हैं, डायनामिक का सिचुएशन है, डिफेंसिव मनूवर ले रहे हैं, अपने आप को बचाते हैं, एंटी मिसाइल फ्लेयर्स छोड़ते हैं, तो वो सारे के बाद ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मिसाइल ने जो 200 किलोमीटर का सफर तय किया तो वो फाइटर जहाज जिसको लॉक किया हो वो कोई वैसे मनूवर कर ले। तो जब इस मिसाइल को लगता है जो आपने लॉन्च किया होता है कि ये लगे कि वो हिट नहीं डायरेक्ट करेगा और क्लोजेस्ट गुजरेगा, तो ये मिसाइल के अंदर एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है जो सेंस करता सही। है कि मैं डायरेक्ट हिट अब नहीं करूंगा लेकिन मैं करीब तरीन गुजरूंगा उसके पास से वेपन एज ए वेपन। तो वो खुद अपने आप को हम्म। डिस्ट्रक्ट करता है, अपने आप को ठीक सेल्फ है। डिस्ट्रक्ट करता है इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी। तो वो क्लोजेस्ट हम्म। प्रॉक्सिमिटी जो है वो बेसिकली जहाज को तबाह भी कर सकती है, मेजर डैमेज भी कर सकती है और माइनर डैमेज भी कर सकती है। सम टाइम जहाज को हम्म। इतना कम नुकसान होता है कि वो लैंड कर सकता है, और बाज दफा ऑलमोस्ट उतना ही नुकसान होता है जितना डायरेक्ट मिसाइल हिट होने से होता है। तो ये जो हम्म। ऊपर के जहाज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं, पॉसिबली मेरा एनालिसिस ये कहता है, पाक फिजाइया उसको रीइंडोर्स नहीं करती अभी, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा खालिद चिश्ती साहब, अगर दोबारा इंडिया, पहले तो ये बताइएगा कि ऐसी हरकत कर सकता है, अगर ये ऐसी हरकत करेगा तो इस दफा इंडिया का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो 6 मई के वाकयात हुए और पूरा हफ्ता पाकिस्तानी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली एक मनाया, वो पूरा हफ्ता कि हमने ये विक्ट्री हासिल की थी। उस दौरान बहुत हम्म। सारे इंटरव्यूज मैंने दिए और मुझे कहा जाता था कि इंडिया सोच सकता है हमला करने का या हमला कर सकता है। तो मैंने ये जवाब दिया था कि हमले का सोच भी सकता है, हमला कर भी सकता है, हमला करने में कोई पाबंदी नहीं है। मसला इधर हम्म। आता है कि हमारे पाकिस्तानी फौज खास तौर पर जो से आम मुसल्लह फौज और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी एयरफोर्स, फिर हम पर जवाब देने में भी कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह हम्म। 6 और 7 मई की दरमियानी रात हम पर जवाब देने में कोई पाबंदी नहीं थी, उन्होंने 85 जहाज भेजे। हम एक ऑप्शन हम्म। ये थी कि हम सेट बैक करते, उनके बॉम्ब रिसीव करते, खामोशी से अगले दिन प्रोटेस्ट करते, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाते, ओआईसी को रिक्वेस्ट करते कंडेम करें। हमने जवाब उनका डिपेंडेंट एक्सटर्नल दुनिया पर नहीं किया था, हमने उसी रात हम्म। जवाब पेश किया था और एक न्यू नॉर्मल बनाने से इंडिया को रोका था। तो अभी सही। अगर किसी पूरी वो कोशिश करते भी हैं तो उनको पहले से देखिए, हमला करना फारूक साहब और होता है, जंग शुरू करना और होता है, जंग क्लोज भी करनी होती है। हम्म। क्लोज करनी होती है उसने जिसने ऑफेंस लॉन्च किया होता है अपनी फेवरेबल टर्म्स पर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान हम्म। पर जंग मुसल्लत की, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी कौम को बताना है कि मैंने जंग मुसल्लत की थी, उसका मेरे लिए टेक होम क्या है, वॉर ट्रॉफी क्या है। इंडिया का जो 6 और 7 तारीख को हमारे पे हमला था, आज भी उनकी ऑपोजिशन पूछ रही है कि वो वॉर ट्रॉफी कहाँ है, आपने जंग शुरू हम्म। क्यों की, और अगर की थी तो मेजरेबल टर्म में क्या सबक सिखाया आपने पाकिस्तान को। तो दोबारा हमला करना मैं उसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन मिलिटरीली उन्होंने कोई ऐसी कैपेसिटी ऐड नहीं की जो उनको उस परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस दे सके जो उनकी परफॉर्मेंस 6 और 7 को थी और 10 तक थी। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी, क्योंकि पाक फिजाइया हैज कम अ लॉन्ग वे। जो उन्होंने हमने डिस्टेंस सही। कवर किया, हमारे चैलेंजेस थे वो हमने प्लग भी किए हैं, बल्कि उससे ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने की पोजीशन में ओवरऑल मुसल्लह अफवाज भी हैं, लेकिन पाक फिजाइया का पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं इन द लाइट ऑफ माय रीसेंट विजिट टू दीज सेटअप्स। ठीक है, चले, मैं एक सवाल आपसे, जरा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है कि अगर इसी तरह से दोबारा कोई एयरफोर्स अटैक होता है इंडिया की जानिब से, तो हम मैक्सिमम उनके कितने जहाज गिरा सकते हैं पहले ही हमले में? देखिए, ये क्योंकि फर्जी सवाल है, मैं पिछली हम्म। जो एस्केलेशन हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी रोशनी में बता सकता हूँ। देखिए, जब हमने 8 जहाज उनके मारे थे और फिर वो पैनिक मच गया और 85 जहाज वापस जाना शुरू हुए, उस वक्त पाक फिजाइया के सरबराह ने उनको चेज करके कहा था कि कोई पहला कि कोई फिजाई हदूद हमारी क्रॉस ना करे पाकिस्तान की। और दूसरा, हम्म। जब उन्होंने अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर कर दिए अपने अंदर रहते हुए मुल्क के, तो पाक फिजाइया के सरबराह की तरफ से ये पहले से इंस्ट्रक्शन थी कि एक ही ऑफेंस काउंट होगा, चाहे वो अपने बॉर्डर के अंदर से मारे या पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके अंदर आए। तो चाहे वो वेपन फायर करें या जहाज अंदर आ जाए, हमारा रिस्पॉन्स वही होगा। दैट मीन्स सिमिलर रूथलेस हमारा जवाब होगा। तो जब उन्होंने वेपन मारे, तो पाक फजाइया ने उस डिफेंसिव मिशन को, जो जाहिर है डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान की स्पेस को भेजा गया था, उसको ऑफेंस का ऑर्डर दिया। फिर हमने शूटिंग की और उसके बाद उनको चेस करने का दिया। लेकिन जब हमने देखा कि इतनी पैनिक मची है, हमारा ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अब हम मार सकते हैं, तो पुल बैक कर लिया गया था। वजह वजह मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में भी जिक्र किया है कि हम लेडर ऑफ एस्केलेशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। ये हम्म। जिम्मेदारी देखिए, जब आप पोस्चरिंग ऐसी करते हैं कि आपको एडवांटेज होता है,
फिर आपने सोचना होता है कि आप दुश्मन को इस हद तक धकेल सकते हैं या धकेलने की पोजीशन में हैं कि कल को अगर खुदा ना खास्ता वो हम पर वॉर मुसल्लत करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही ना आए कि हमने इतनी ब्लीडिंग कराई दुश्मन को कि वो हम पर हमलावर हो गया। तो पाक फिजाइया ने ये मेक श्योर किया कि लेडर ऑफ एस्केलेशन को भी अपने पास रखें कंट्रोल पर, इस हद तक नॉ कॉस्ट इंडिया को देनी पड़े कि वो कंपेल हो जाए या उन पर इतना प्रेशर हो जाए। एक मिसाल मैं और आपको दे देता हूं जो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया। आगरा पर हमारे ड्रोन्स फिर रहे थे, दिल्ली पर भी फिर रहे थे, आगरा पर भी फिर रहे थे। आगरा जरा कैलकुलेट कर रहे कितना डीप है, नंबर वन। उसके एयरबेस पर A50 जहाज एक है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग अवैक्स जहाज है, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है 400-450 किलोमीटर से दुश्मन के जहाज का पता देता है। वो वाइड बॉडी जहाज है, जैसा एक बोइंग होता है। वो मेन स्ट्रक्चर या बॉडी वो रूस की है, उसके ऊपर उन्होंने मॉडिफिकेशन इजरायली रेडार से कराई है जो डिटेक्ट करता है। वो रेडार इजरायली है, वो उसका नाम है सही। A50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है। हमारे ड्रोन ने उसको लॉक कर लिया रनवे के ऊपर टैक्सी करते हुए। अब आप आसान था हमारे पाक फजाए के ड्रोन के लिए, अगर कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से उसको ऑर्डर करते कि इसको हिट करे, वो तो कट कर देता। लेकिन पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू वहीं थे, ऑपरेशन रूम में थे। उन्होंने ड्रोन को पुल बैक करने का कहा और हमला नहीं किया। और वो बाद में मुझे बताया गया कि वजह सिर्फ यही थी कि वो इतना बड़ा माइटी उनका सिंबल ऑफ प्राइड था कि अगर उसको अटैक करते तो इंडिया में लेडर ऑफ एस्केलेशन हम अब जंप अप कर जाते। और पाक फिजाइया नहीं चाहती थी कि हम खुद अपने पाकिस्तानी कौम पर कोई जंग मुसल्लत करें। तो ये होता है ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे अगली जंग का आप हिसाब लगा लें, इंशाल्लाह ताला कौम की तवक्कुआत पर पाक फिजाइया इससे भी ज्यादा पूरी उतरेगी। आइंदा अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो मेरा ख्याल एस्केलेशन लेटर फिर तो शायद अब तो मेरा ख्याल कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि कितनी बार इनकी हरकतें बर्दाश्त होंगी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि J-35 हमारा कौमी सवाल बन चुका है जी, कि J-35 कब आ रहे हैं, कि मुझे ये बता दीजिएगा। और दूसरा थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा कि फतेह सीरीज के जो मिसाइल हैं उस पर भी थोड़ी डिटेल अगर आप बताना चाहें तो, कि कौन कौन से मिसाइल हमने बना लिए हैं, वो जो मिसाइल हमने बनाए हैं वो क्या हमने इंडियन कैपेबिलिटी से ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा ली है या अभी तक हमारी बराबर ही है। इंडिया अपने ब्रह्मस मिसाइल के ऊपर बड़ा उन्हें नाज है, आज भी वो सोशल मीडिया पे जाएं तो वो सिर्फ एक ही नाम है उनके पास बेचने के लिए, वो यही इसी पे बात करते हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों में पिछले एक साल में पाकिस्तान की क्या क्या एडवांसमेंट्स जो है ना वो नज़र आती हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में, प्लस जैसे एयरफोर्स तो माशाल्लाह पहले ही हमारी स्ट्रांग है, और अभी जो हम मजीद स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं J-35 के हवाले से, वो कब तक हो जाएगी? देखिए J-35 इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो पाक फिजाई कंसिडर कर रही है और इंगेज भी है चाइना के साथ। लेकिन इसी तरह हम दुनिया में और ऑप्शंस भी देख रहे हैं, हमने कोई लॉक नहीं किया। क्योंकि आपके साथ मेरा पहला प्रोग्राम है तो आई थॉट डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिपीटेडली क्यूरियोसिटी भी होती है और कुदरती बात है, इसमें कोई वो नेगेटिव बात नहीं है। पॉजिटिव बात है कि कौम चाहती है कि हमारा दिफा और नाकाबिल तस्खीर हो जाए, तो उसकी वजह से लोग और आप जैसे दोस्त भी इंटरेस्ट भी लेते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन अभी फाइनल कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है हम, या मैं भी नहीं हूं कि मैं ये कह सकूं कि ये फाइनल हो गया है और ये टाइमलाइन है या ये डिलीवरेंस है। पहली बात, हम अपना भी जहाज तैयार कर रहे हैं, PFX हमारे बेस कामरा पर हो रहा है, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस पर भी बहुत काम हो रहा है। हमारी चाइना के साथ बहुत कोलैबोरेशन है, हमारी तुर्की के साथ बहुत कोलैबोरेशन है, ड्रोन्स में भी रही है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उस पर काम हो रहा है। जहां तक आपने रॉकेट्स की बात की है और खासतौर पर अल-फतह मिसाइल की बात की है, देखिए हम मिसाइल वर्सेस मिसाइल का हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं करते, नंबर वाइज भी नहीं करते, रेंज वर्सेस रेंज भी नहीं करते। हम करते हैं एक और डायमेंशन में, जो हमने पिछली जंग में भी किया, वो करते हैं एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, मोर एक्यूरेसी एंड सर्वाइवेबिलिटी। ये चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर इंडिया के पास 1000 मिसाइल है तो हमने 1200 बनाने हैं, हम इस पे नहीं करते। हम ये कहते हैं कि उनके पास 1000 हो, हमारे पास आधे भी हों, लेकिन हमारे लीथल ज्यादा होंगे, हमारे पिन पॉइंट एक्यूरेसी ज्यादा होंगे और हमारे सर्वाइव ज्यादा करेंगे। क्योंकि देखिए आने वाली जंगें फारूक साहब होनी ये सिर्फ नंबर से नहीं लड़ी जाएंगी। आने वाली जंगें लड़ी जाएंगी आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस से, आपके मिसाइल्स और वेपन्स और जहाजों की सर्वाइवेबिलिटी से, लीथैलिटी से, एंड जिसको कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, आप कितनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट दुश्मन पर इम्पोज कर सकते हैं। तो हमने जो पिछले दिनों मिसाइल्स अपग्रेड किए हैं, कुछ मिसाइल टेस्ट भी किया आपने, वो हमने नंबर का कभी नहीं किया, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाई गई है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वो किए गए हैं। अगर कोई मिसाइल हमारा स्टेशनरी टारगेट के लिए है, उसको अपग्रेड किया गया है कि मूविंग टारगेट को मार सके। जैसे हमने अभी बाबर एक फायर किया है, इससे पहले तैमूर पाक फिजाइया ने फायर किया था, वो इंडिया की रेंज वर्सेस रेंज नहीं मुकाबला करते। हाँ, ये मैं कॉन्फिडेंस से अल्हम्दुलिल्लाह कौम को अच्छी खबर दे सकता हूँ कि हमारी एक्यूरेसी कह लें, उसकी लिथैलिटी कह लें, और जैसे मैंने कहा सर्वाइवेबिलिटी,
यानी अगेंस्ट जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक मयर्स, एयर डिफेंस मयर्स, उसके खिलाफ सरवाइव करके अपने टारगेट तक जा पहुंचने की सलाहियत जो है, हम बेसिकली उस पर ज्यादा काम करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। चलें, मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है। एक पाकिस्तानी कौम बहुत एक चीज़ सोचती है, इसराइल को पाकिस्तान पसंद नहीं करता, ना ही हम उन्हें तस्लीम करते हैं, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, बंदा इससे ज़्यादा अब क्या बात कर सकता है। मुझे ये बताइएगा कि अगर कभी खुदा न खास्ता इसराइल कोई हरकत करने की कोशिश करे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान का जवाब कितना लीथल हो सकता है, या पाकिस्तान किस किस्म का जवाब दे सकता है? फारूक साहब, इसका भी मैं हिस्ट्री से दे दूं तो ज्यादा क्लियर होगा फ्यूचर करने की बजाय। वो तो जाहिर है कुछ चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल जो मेरे नॉलेज में भी नहीं होंगी, और पॉलिसी मेकर्स और जो टॉप लीडरशिप है उन्हीं के ज़हन में होंगी, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर और सबका जो अपना तजर्बा उससे मैं बता सकता हूँ। देखिए, एज अ यंग फाइटर पायलट जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जिस स्क्वाड्रन के अंदर, तो उस स्क्वाड्रन की ड्यूटी लगी थी, हमारा एक कहूटा न्यूक्लियर प्लांट होता था रावलपिंडी के करीब, उसका एरियल डिफेंस करना था हमने। दैट मीन्स उसको हमले से बचाना था। बहुत पुरानी बात है, 4 दिहाइयां पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ। तो उसको डिफेंड हम्म। करने का मतलब ये था कि ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियर नया नया प्रोग्राम शुरू हुआ था, वन विंडो ऑपरेशन था। कहूटा एक ऐसी छोटी सी हमने सेटअप शुरू किया था जहां से हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाना था अभी, या जा रहे थे हम। तो उस प्रोसेस को जो थ्रेट थी सबसे ज्यादा, हमें जब ब्रीफिंग दी गई तो हमें पता था कि 2 मुल्कों से ये अटैक होना है। तो आप बताइए, हम्म। आज आप इतने सालों बाद आप 2 मुल्कों का नाम ले सकते हैं कि किन मुल्कों से हमें उस वक्त भी हमारा इसराइल से हम्म। थ्रेट था और इंडिया से ही थ्रेट था, या कंबाइंड एफर्ट थी, पॉसिबिलिटी कि दोनों मिलकर आएंगे इस न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करने के लिए। और उस वक्त भी हमें जो जाहिर एडवांटेज रहा और इसराइल ने हिम्मत नहीं की थी, उसको प्रोहिबिटिव कॉस्ट पता थी। हमने ये डिक्लेयर किया हुआ था कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो किसी का भी नहीं बचेगा न्यूक्लियर प्लांट, चाहे हमें किसी तरीके से करना पड़े। उसकी डिटेल्स मैं इस वक्त नहीं ठीक। जा सकता, लेकिन मैं ये कंफर्म हम्म। कर सकता हूं कि जब भी आप दुश्मन को एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट की रियलाइजेशन करवा दें, तो फिर उसको टेक होम सोचना पड़ता है कि आया वाइबल है हम्म। ऑपरेशन, ये इस तरह की स्ट्राइक करने की प्राइस क्या होगी। तो जब आप पता हो किसी को कि आप मेरे नाक से खून निकालेंगे तो मैं दूसरे के सर से खून निकालूंगा, तो फिर आप हमला हम्म। नहीं करते। तो ये उस वक्त भी सही। हमारी डिटेंसी और एक कन्विक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी बताया गया था कि हमने डिफेंड इन्हीं के खिलाफ करना है। लेकिन अगर ये हमला हुआ तो फिर जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट वो भी उससे ज्यादा देंगे, जिसकी वजह से हमने ये कंटिन्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। बिल्कुल ठीक है। बस मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा जरा मैं उसे रिपीट करना चाह रहा हूं क्लैरिटी के लिए। आपने पहले इंडिया के हवाले से बता दिया कोई पाबंदी नहीं है, हमला कर सकता है, ये कौन रोक सकता है, लेकिन जवाब जो होगा वो फिर पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा। लेकिन आप एक बेस्ट एनालिसिस, मतलब एनालिस्ट हैं इसके मामले में, और आपका एनालिसिस मैं बहुत मानता हूं। आपको लगता है कि इंडिया ऐसी हरकत करने का दोबारा सोच सकता है? देखिए, दो ही तरीके से होते हैं ना, मैंने जैसे अर्ज किया, हमला करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है नीयत और एक एग्जीक्यूशन। यानी आपने नीयत हम्म। की हमला कर दें और हुक्म दे दें कि हमला हो जाए, जो पिछली दफा हुआ था। हम्म। नीयत में हम्म। तो अभी भी कोई पाबंदी नहीं है, प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि इंडिया ने क्या कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है 1 साल के अंदर, वो मैं नहीं जानता आज तक। और कि कुछ मैं नहीं हम्म। जानने का मतलब है कि मेरे नॉलेज में ऐसी है ही नहीं, और ना उन्होंने कुछ ऐसी मैयरेबल अपनी स्ट्रेंथ हम्म। में या हमारे लिए कोई ऐसी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने के लिए कोई मैयर लिया हो, कोई वेपन सिस्टम ऐड किया हो। चले डिफेंस हम्म। में ही हमने कर लिया हो। अभी तक तो वो S-400 जो हमने तबाह किया उनकी रिप्लेनिशमेंट के चक्कर में है। तो मैं ये अर्ज कर ठीक रहा है। हूं कि इंडिया ने पहले ये ऐड करनी है वैल्यू, कि हमने पिछली दफा हम्म। ये एरियाज उनके कमजोर थे, इररिस्पेक्टिव के वो माने या ना माने। लेकिन जो इनसाइड ब्रीफिंग होती है फारूक साहब, जो उनकी इन हाउस होती होगी, उनको पता है हमारी हम्म। क्या कमजोरियां हैं। तो आया उन्होंने 1 साल के अंदर कवर कर ली हैं, मेरा एज ए हम्बल एनालिस्ट है कि नहीं की। तो हम्म। उनको उससे ज्यादा प्लग करके ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी, वेपन्स ऐड करने पड़ेंगे, मिसाइल ऐड करने पड़ेंगे, फाइटर जहाज ऐड करने पड़ेंगे, अपने टैक्टिक्स रिवाइव करेंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं पिछले साल हम्म। आफ्टर द वॉर कनाडा अमेरिका गया था, तो वहां एक इंडियन सिख जर्नलिस्ट ओरिजिन के थे तो कैनेडियन, लेकिन उन्होंने मुझसे यही पूछा था हम्म। कि क्या किया इंडियन एयरफोर्स ने, क्या आप कैसे आप समझते हैं कि हमारी इंडिया की एयरफोर्स इतनी कमजोर है। तो मैंने कहा नहीं, हमसे 3 गुना बड़ी है। लेकिन उन्होंने हम्म। गलतियां की हैं, जो उन्होंने गलतियां लास्ट टाइम की थी, जब तक वो नहीं रिकवर करेंगे, आप अल्लाह इंशाल्लाह जितनी मर्जी जंगें शुरू कर लें, अगर वही गलतियां रिपीट करेंगे तो उतना ही नुकसान उठाएंगे। तो उन्होंने गलतियां ठीक की हम्म। हैं, नहीं की हैं, वो तो वही बताएंगे। गलती तब ठीक करते हैं हम्म। फारूक साहब जब आप मान लें, पब्लिकली ना माने, लेकिन इन हाउस आप पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर तो ब्रीफ करते होंगे ना कि क्या गलतियां की हैं। तो जब तक वो बिल्कुल रिवाइज सही। नहीं करते अपना स्ट्रैटेजी को, अपनी जो एरर्स की हैं, सबसे बड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, लैक ऑफ इंटीग्रेशन थी हम्म। उनके वेपन सिस्टम में। मैं आज भी कहता हूं, मैं ओपनली भी कहता हूं, उनको हेल्प कर रहा हूं, ट्राइंग टू शेयर विद देम कि आपकी कमजोरियों में वेपन सिस्टम बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। राफेल,
SU-30, मिराज 2000, MiG-29 बहुत अच्छे जहाज हैं, लेकिन आया वो टीम की तरह लड़े? ये देखना होता है कि दुनिया में ये नहीं होता सही। कि आपके नंबर ज्यादा अच्छा है, आपके पास वेपन सिस्टम ज्यादा अच्छा है तो आप जीत जाएंगे। ये वो नहीं होता। आपने उनकी स्किल डेवलपमेंट में, इंटीग्रेशन में, वन किल पिक्चर में, और पाक फिजाइया ने जिस तरह मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ाई की, वो इंडिया ने किया, पहले नहीं किया था। और अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह कुछ कर पाए हैं, कोई ऐसी मेजर एक्टिविटी जिसके अंदर वो ओवरकम कर सके उन शॉर्टकमिंग्स को। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ। मुझे आपकी बात से एक चीज़ ये भी याद आ गई कि पाकिस्तान के पास गालिबन 25 स्क्वाड्रन्स हैं, और उनका इतना बड़ा मुल्क है इंडिया का, और उनके पास 28-29 स्क्वाड्रन है जो एक्टिव हैं, बाकी या तैयार रिटायर हो चुके हैं या उनके पूरे पूरे स्क्वाड्रन जो है ना वो ग्राउंड हुए हुए हैं। अच्छा, मुझे सर एक चीज़ बता दीजिएगा कि 2 बयानात में आपसे जिक्र करता हूँ, हमारे पास कोशिश कीजिएगा कि 30-40 सेकंड में ये आंसर हो जाए। कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान आपने देखा, बड़ा ही एग्रेसिव जी, नक्शे से मिटा देंगे बॉलीवुड स्टाइल, जिस तरह की वो बकवास ही कहूंगा जिस तरह की वो करते हैं। और दूसरी साइड पे मुज़ाकरात का बयान एक साबिक आर्मी चीफ का और एक RSS जो उनकी इंतहा पसंद जमात है उसकी तरफ से। आपको भारत की स्ट्रेटेजी क्या लगती है? जंग चाहते हैं, अमन चाहते हैं? मैंने अभी कुछ 4 दिन 5 दिन हो गए शायद एक वीडियो डाली थी जी उसके जवाब में, आर्मी चीफ के जवाब में, और मैंने उसी का हम्म। यही कहा था, व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट बी रेज्ड। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। व्यूअर्स ने बड़ी पसंद की, वो उसका जवाब तो उसमें है। लेकिन मैंने उसमें एक बड़ा ही मुख्तसर बात की थी, और मैंने जंग वर्सेस जंग बात नहीं की थी। मैंने कहा आर्मी चीफ साहब, इंडियन को चाहिए कि पहले पिछली परफॉर्मेंस देखें, और फिर ये देखें कि हम्म। आप इतनी बड़ी फौज होकर आपने गुर्बत पाली, एजुकेशन ठीक कर ली, मेडिकल फैसिलिटी ठीक कर ली, 1.7 बिलियन लोगों को क्यों हॉस्टेज बनाते हैं वॉर मॉन्गरिंग पे, शॉर्ट क्लैपिंग करने के लिए ऑडिटोरियम के अंदर? वो बच्चियां बैठी थी जिन्होंने आपके लिए तालियां बजा दी, टिकर चल गए, ब्रेकिंग न्यूज चल गई, 4 पॉडकास्ट हो गए लोगों ने, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने कर लिए। तो 1.7 बिलियन विच इज अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्यों हॉस्टेज बना रहे हैं हम्म। सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग? ये बॉलीवुड नहीं है, ये रियल वॉर है। हम्म। इसमें खून बहता है, इसमें जानें जाया होती हैं, इसमें जमीनें जाती हैं, इसमें माइग्रेशन होती है। तो मैंने तो ये मुख्तसर जवाब दिया था उस वक्त। तो आई थिंक ये जो अभी आप RSS के जो लीडर हैं, बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, बल्कि नंबर 2 हैं शायद, उन्होंने ऑफर किया है, ये हाँ गुड जी। सेंस है। आई थिंक देव कम टू रियलाइज पाकिस्तान जितना दुनिया में रेलिवेंट है, उनको अब चाहिए कि अब पाकिस्तान को इरेज या एलिमिनेट करने से ख्वाब से आगे चलें, हमारा लिव एंड लेट लिव वाली बात पे चलें, और जाहिर है एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान एक रियल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत है, जिसको जितना डिले करेंगे वो डिनाइल मोड ही होगा, वो एक डिल्यूजन होगा जो अपने आप को तसल्ली कराते रहेंगे। मेरे ख्याल जितना जल्दी मान लें हमारे लिए भी अच्छा है, और बल्कि इस पूरे खुत्ते के लिए, जहां हम 6-7 मुल्क सार्क के रहते हैं, जो किसी जमाने में सार्क हुआ करता, सबके लिए अच्छा है। सारे हॉस्टेज बने हुए हैं इंडिया के इस बुलिंग रवैये की वजह से। सही सही। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये था नाजरीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरी कोशिश होगी इसी तरह के डिफरेंट कोई व्लॉग्स जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो आपके लिए लाते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।